हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक लंबे समय के बाद, एक लंबे अरसे के बाद आपके इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि लंबे समय से काफ़ी कमेंट, काफ़ी मैसेजेज के बाद भी मैं आपको जो आगे का सिलेबस या जो चैप्टर नंबर 7 का जो बचा हुआ मैटर था वो प्रोवाइड नहीं करवा पाया और ना ही मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता पाया। लेकिन दोस्तों, आई प्रॉमिस कि अब आगे से जो मैं आपको है 3-4 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें ज्योग्राफी के भी होंगे, हिस्ट्री और ड्राइंग तीनों सब्जेक्ट्स के होंगे। और आई एम श्योर कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम का 90% जो मैटर है वो इन 3-4 जो मॉडल पेपर होंगे इनमें कवर हो जाएगा। दोस्तों, मॉडल पेपर को मैं हल भी करवाऊंगा और हल करवाने के साथ साथ में फ़ोटो के रूप में आपके पास मैं शेयर भी कर दूंगा। आपको करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ पर आपको मैसेज करना होगा, वहाँ के एज ए फ़ोटो के रूप में मैं आपको ये पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों, पेपर को शुरू करने से पहले आपको एक बार हिंदू धर्म के पावन पर्व होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चलो, होली को सेलिब्रेट करते हुए हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी सोल्व करते हैं जो ड्राइंग से रिलेटेड है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट में देखिए, आपके ऑप्शनल जो क्वेश्चन होंगे उन ऑप्शनल क्वेश्चंस जो है वो सभी 1/2 यानी कि आधा नंबर के होंगे और ऑप्शनल क्वेश्चंस की जो संख्या रहेगी वो लगभग 6 रहेगी। अभी देखते हैं, पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, महावीर की शिक्षाओं का वर्णन निम्न में से कौन से ग्रंथ में है। अच्छा, इसमें मैंने तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन नहीं लिखा, लेकिन आपके लिए आंसर जानना जरूरी है। महावीर की शिक्षाओं का वर्णन जो है वो उत्तरायण सूत्र में है। कौन से सूत्र में है, कौन से ग्रंथ में है? जैन धर्म का जो उत्तरायण सूत्र है उसमें महावीर की शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। चलते हैं दूसरी क्वेश्चन पर। साहबुद्दीन के द्वारा रामायण का युद्ध कांड जो नामक चित्र है वो कब चित्रित किया गया? साहबुद्दीन जो चित्रकार थे उन्होंने रामायण का जो युद्ध कांड चित्र है वो 1652 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए, 1652 ईस्वी में चित्रित किया था। चलते क्वेश्चन संख्या 3 पर। महाकाव्य महाभारत को फारसी भाषा में किस मुगल बादशाह ने अनुवादित करवाया था? महाभारत जो हिंदू धर्म का महाकाव्य है, जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था मूल रूप से, उसे मुगल बादशाह अकबर ने जो है फारसी भाषा में अनुवादित किया करवाया था। और जो फारसी भाषा में अनुवादित करवाया गया उसे रज्मनामा के नाम से जाना गया था। रज्मनामा का मतलब लड़ाइयों की किताब यानी कि युद्धों की किताब। तो दोस्तों, महाभारत को फारसी में अनुवादित करवाने वाला मुगल बादशाह कौन था? अकबर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन संख्या 4 पर चलते हैं। तारीफ ए हुसैन शाही नामक चित्र किस शैली का चित्र है? तारीफ ए हुसैन शाही, दोस्तों ये है आपकी अहमदनगर जो चित्र शैली है उसका चित्र है। दक्षिणी भारत की 3 प्रमुख चित्र शैलियाँ अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, इनमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, अहमदनगर। तारीफ ए हुसैन शाही। दोस्तों, मैं ये बताऊं कि अहमदनगर का जो शुरुआती ग्रंथ था वो भी यही था, तारीफ ए हुसैन शाही। चलते क्वेश्चन संख्या 5 पर। कांगड़ा शैली किस शासक के संरक्षण में पल्लवित हुई? कांगड़ा शैली जो है वो कौन से शासक के समय पर सबसे ज़्यादा पल्लवित हुई, सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन इस शैली को मिला? ऑप्शन नंबर ए, राजा संसार चंद्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा संसार चंद्र। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 6 पर। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन में जो चित्र श्रृंखला बनाने वाला प्रमुख चित्रकार कौन था? दोस्तों, जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसमें नंदलाल बोस को चित्र बनाने का कार्य सौंपा गया था और नंदलाल बोस ने बखूबी इसे पूरा किया था। जो अपने देखा है टीलर ऑन सॉइल यानी कि खेत जोतते हुए किसान, इसके अलावा कई उन्होंने चित्र श्रृंखलाएं वहाँ पर तैयार की थी जब कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। अब आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति करो। और दोस्तों, ये भी प्रत्येक क्वेश्चन आपका आधा नंबर का है, यानी कि आपके 4 क्वेश्चन हैं और चारों मिलकर कितने नंबर के होंगे? 2 नंबर के। तो पहला क्वेश्चन है, मेडोना एंड चाइल्ड जो चित्र है, कृति है, वो किस चित्रकार ने चित्रित की थी? मेडोना और चाइल्ड। तो दोस्तों, ये जो चित्रकार थे जिन्होंने इस चित्र को रचित किया था उनका नाम था बसावन। चलते हैं दूसरे पर। पोलो खेलते हुए चांद बीबी
ये कौन सी शैली का चित्र है? दोस्तों ये बीजापुर चित्र शैली का है। अब मैंने देखा था कि दक्कनी चित्र शैली में मुख्य रूप से हम 3 चित्र शैलियों का अध्ययन करते हैं, जिनमें बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर है। और ये चांद पोलो खेलते हुए जो चांद बीबी चित्र है, ये बीजापुर चित्र शैली का है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 3 पर। टिलर ऑफ द सोयल, अभी मैंने बताया था टिलर ऑफ द सोयल, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वहाँ पर ये चित्र बनाया गया था। और जो अपन ने अभी ऑप्शनल क्वेश्चन क्लियर किया बिल्कुल उससे रिलेटेड है। टिलर ऑफ द सोयल नामक चित्र कांग्रेस के अधिवेशन में नंदलाल बोस ने चित्रित किया था। किसने किया था? नंदलाल बोस ने। क्योंकि हमने देखा कि कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में जितनी भी चित्र श्रृंखलाएं बनाई गई, जितने भी पोस्टर बनाए गए, उनका कार्य नंदलाल बोस के हाथ में ही था। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 4 पर। गुजरात में दीवारों पर विशेष अवसरों पर बनने वाली चित्रकला को किस नाम से जाना जाता है? गुजरात में जो दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं उस चित्रकला को पिथौरा चित्रकला के नाम से जाना जाता है। किस चित्रकला के नाम से? पिथौरा चित्रकला। अच्छा, मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ। जो मिथिला चित्र शैली है वो कौन से राज्य से संबंधित है? आप कमेंट में इसका आंसर करके बताइए। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 3 पर। दोस्तों इनमें प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको या तो एक पंक्ति में, यानी कि आपको एक लाइन या 2 लाइन में देना है, यानी कि आप एक शब्द में भी दे सकते हैं, लेकिन मैं सुझाव दूंगा कि आप एक शब्द में न देकर आप एक सेंटेंस में दीजिए, एक वाक्य में दीजिए, यानी कि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करे तो उसको यह नहीं पेपर उठाने की ज़रूरत ना पड़े, यानी कि आपके जो पूरा वाक्य लिखोगे आप उसी में आपका आंसर आ जाएगा, और जो मुख्य शब्द होगा आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो। ये परफेक्ट आपकी कॉपी दिखाएगी। चलो चलते हैं क्वेश्चन संख्या 3 पर। रज्मनामा क्या है? अभी अपन ने देखा कि संस्कृत महाकाव्य जो महाभारत है उसको मुगल बादशाह अकबर ने फारसी भाषा में अनुवादित करवाया था, और ये जो फारसी भाषा में अनुवादित रूप है इसे ही रज्मनामा के नाम से जाना गया था। क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 2 पर। दक्षिण भारत की प्रमुख चित्र शैलियों के नाम बताइए। अभी मैं 3 बार बता चुका हूँ दक्षिण भारत की 3 प्रमुख चित्र शैलियाँ। आप इसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको 3 बार बता दिया है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 3 पर। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल नामक जो पत्रिका के मुख्य कलाकार और रचनाकार कौन थे? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक पत्रिका के प्रमुख कलाकार कौन थे दोस्तों? अवनींद्र नाथ टैगोर। कौन थे? अवनींद्र नाथ टैगोर। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 4 पर। 1980 के दशक में मदर टेरेसा जो नामक चित्र है वो किस चित्रकार ने चित्रित किया था? तो दोस्तों उनका नाम है एम.एफ. हुसैन। किसने बनाया था? एम.एफ. हुसैन ने। आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 5 पर। मिथिला शैली का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर भी मैं आपके लिए छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने ये पहले बता दिया है। मिथिला चित्र शैली का संबंध कौन से राज्य से है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएंगे। कल्प सूत्र में अब आपके जो है 40 शब्दों के क्वेश्चन आ जाते हैं। दोस्तों पहली बात मैं बता दूं आपको कि पेपर में आपके पास में 40 शब्द लिखे हुए होंगे। आपको मानना है कि आपके जो एक लाइन होगी बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी होगी उसमें आप 8 से 10 शब्द मानेंगे, यानी कि अगर आपको 40 शब्दों में आंसर पूछा जा रहा है तो आप लगभग 4 लाइनों में इसका आंसर देंगे। तो क्वेश्चन यह है कि कल्प सूत्र में तीर्थंकर की कौन सी घटनाओं को चित्रित किया गया है? अभी अपन ने बात की जो कल्प सूत्र है उसमें महावीर की शिक्षाओं का वर्णन किया गया है, ये बात अपन ने देखी। इसके अलावा हम देखते हैं कि कल्प सूत्र जो है वो जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में जो जैन धर्म के तीर्थंकर हुए थे उनके 5 प्रमुख घटनाओं का वर्णन मिलता है। और वो 5 घटनाएं, एक है उनके गर्भाधान से, यानी कि जब वो अपनी माँ के पेट में हुए थे, उसके बाद में जब उनका जन्म हुआ दूसरी घटना, तीसरी घटना जब उन्होंने अपना घर छोड़ा यानी कि गृह त्याग, और चौथी घटना ज्ञान की प्राप्ति, यानी कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जब होती है वो चौथी घटना, और 5वीं घटना है महानिर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु। इस तरीके से 5 घटनाओं को मुख्य रूप से इसमें चित्रित किया गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन संख्या 5 पर। पांडुलिपि क्या है? दोस्तों पांडुलिपि जो है वो एक चित्रण कला है, यानी कि एक चित्रित कला है। और इस पांडुलिपि में क्या होता है कि जो महाकाव्य है उनके छंदों को और उनके साहित्यिक या फिर ग्रंथों को उनको चित्रित किया गया है, यानी कि पांडुलिपि में विभिन्न प्रकार के साहित्यिक संगीत ग्रंथ, साहित्य या महाकाव्य इनको चित्रित किया गया है। साथ ही ये हस्तलिखित
जो है इस पे शीर्ष भाग पे हस्तलिखित छंद को भी स्पष्ट किया गया है। यानी कि पांडुलिपि में चित्र होने के साथ साथ उस चित्र का वर्णन भी किया गया है और वो हाथों से लिखकर किया गया है, उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि जो है वो एक तरीके से दो भागों में बटी हुई होती है। इसमें एक पर्णफोलियो होता है और दूसरा इसके मुख्य पृष्ठ हुआ करते हैं। यानी कि कुल मिला के हम बताएंगे कि पांडुलिपि एक पांडुलिपि चित्रण कला का एक मुख्य हिस्सा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के संगीत ग्रंथों, साहित्य या फिर महाकाव्यों को चित्रित करने के साथ साथ उनके शीर्ष भाग पर या उनके पीछे उनके बारे में विवरण भी दिया जाता था, और ये विवरण बिल्कुल हाथ से लिख कर दिया जाता था, जिसे हम पांडुलिपि के नाम से जानते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है 12 मासा से आप क्या समझते हैं। जैसा कि आपको अंक भी दिख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आपका 3/4 यानी कि पौन नंबर का है। 12 मासा क्या है दोस्तों? 12 मासा, पहली बात तो ये देख लेते हैं कि जो कवि प्रिया है, एक ग्रंथ है कवि प्रिया, जिसकी रचना केशव दास ने की थी। और इसी कवि प्रिया के 10वें अध्याय में 12 मासा नामक एक प्रकरण है, 12 मासा नामक एक चित्र है। और इस 12 मासा में साल के 12 महीनों की जलवायु और मौसम का वर्णन किया गया है, और अलग अलग जलवायु में, अलग अलग मौसम में लोगों की दिनचर्या क्या होती है, वो किस तरीके के त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, उनका खान पान क्या रहता है, उनका ड्रेस सेंस यानी कि उनका पहनावा क्या रहता है, उन मौसम के अनुसार, उस जलवायु के अनुसार, इन सब का वर्णन इस 12 मासा में किया गया है। दोबारा से बताता हूँ, 12 मासा जो है वो कवि प्रिया का 10वां अध्याय है, और कवि प्रिया जो है वो किसकी रचना है? केशव दास की। तो इस कवि प्रिया के 10वें अध्याय में जो है 12 मासा यानी कि मौसम के 12 महीनों, साल भर के पूरे 12 महीनों के बारे में, अलग अलग प्रकार के मौसम के बारे में वर्णन किया गया है, और उस मौसम के अनुसार लोगों की दिनचर्या, उनके त्यौहार, उनके पहनावा, उन सबको भी वर्णित किया गया है। आगे चलते हैं, रस मंजरी के बारे में बताइए। दोस्तों, रस मंजरी का मतलब होता है आनंद का गुलदस्ता। रस मंजरी एक ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा का है, और भानुदत्त ने इसकी रचना की थी। किसने की थी रस मंजरी की रचना? भानुदत्त ने। और संस्कृत भाषा का एक ग्रंथ है जिसका अर्थ होता है आनंद का गुलदस्ता। दोस्तों, इसमें वर्णन क्या है, इसमें क्या बताया गया है? रस मंजरी में पुरुष और स्त्रियां, यानी कि पुरुषों को इसमें नायक और स्त्रियों को इसमें नायिका कहा गया है। इन दोनों का वर्णन, यानी कि नायक और नायिका का वर्णन उनकी उम्र के हिसाब से, उनके अंगों की विशेषताओं के हिसाब से और उनकी भावनाओं के हिसाब से, तीनों तरीके से उनका वर्णन किया गया है। उम्र के हिसाब से अगर अपन देखें तो बाल, तरुण, प्रौढ़, आंगिक यानी कि अंगों की विशेषताओं के बारे में देखें तो पद्मनी, चित्रणी, शंखिनी, हस्तनी। और अगर भावनाओं की बात करें, भावगत विशेषताओं की बात करें तो वाक सज्जा, इसके अलावा खंडित, अभिसारिका, उत्का, ये सब इसमें वर्णन किया गया है। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि रसमंजरी है क्या। कोटा चित्र शैली की विशेषताएं बताइए। दोस्तों, हाड़ौती क्षेत्र में पड़ता है कोटा। कोटा चित्र शैली की अगर बात करें तो कोटा चित्र शैली में मुख्य रूप से शिकार दृश्य है उनको दिखाया गया है, और शिकारों के प्रति यानी कि जानवरों के शिकार के प्रति इतना लगाव दिखाया गया है कि महिलाओं को भी उन जानवरों के पीछे दौड़ता हुआ दिखाया गया है। मतलब कोटा चित्र शैली की मुख्य विशेषता शिकार दृश्यों का चित्रण है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन संख्या 9 पर। क्वेश्चन संख्या 9 है, राजा रवि वर्मा का परिचय देते हुए उनके द्वारा बनाए गए चित्रों के नाम लिखिए। दोस्तों, पहली बात तो राजा रवि वर्मा जो थे वो केरल के त्रावणकोर में जन्मे थे। कंपनी शैली का इन्होंने अनुसरण किया था, और भारत के ऐसे पहले चित्रकार थे जिन्होंने तेल रंगों का प्रयोग किया, लिथोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया। तेल रंगों का और लिथोग्राफी तकनीक का प्रयोग करने वाले भारत के पहले चित्रकार, जिनका नाम था राजा रवि वर्मा। इनका जन्म हुआ था केरल के त्रावणकोर में। कंपनी शैली को इन्होंने ही अपनाया था, और इनके प्रमुख चित्रों की अगर बात करते हैं तो जितने भी रामायण महाकाव्य के जितने भी चित्र थे, उन चित्रों को इन्होंने सबसे पहले उकेरा। उन्होंने जो चित्र बनाए उन चित्रों में मुख्य रूप से अहिल्या की मुक्ति, राम का धनुष तोड़ना, सीता के विवाह से पहले राम और सीता और लक्ष्मण, सरयू को पार करते हुए सीता, हरण और जटायु, अशोक वाटिका में सीता, राम तिलक, ऐसे बहुत सारे चित्र इनके द्वारा बनाए गए हैं।
जो राजा रवि वर्मा को एक महान चित्रकार की उपाधि दिलाते हैं। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन संख्या 9 पर। क्वेश्चन संख्या 9 है, जेमिनी राय के बारे में बताइए। जेमिनी राय कौन था? दोस्तों जेमिनी राय की बात करें तो जेमिनी राय आधुनिक भारतीय कला का एक विशिष्ट कलाकार था, यानी कि मॉडर्न जो चित्रकला थी उसका एक प्रमुख चित्रकार था, प्रमुख पेंटर था। दोस्तों जेमिनी राय ने वैसे अपनी शिक्षा जो है, प्रशिक्षण जो है वो अकादमिक लिया था, यानी कि आधुनिक कला विद्यालयों में गए थे और वहाँ पर उन्होंने प्रशिक्षण लिया था। लेकिन फिर बाद में उन्होंने बिल्कुल इसे अस्वीकार कर दिया, इसे अपनाया नहीं, यानी कि अपनी चित्रों में इस कला को उन्होंने, इस तकनीक को उन्होंने नहीं अपनाया, बल्कि उन्होंने अपने जो चित्र है वो गांव की सपाट और रंगीन शैली को उन्होंने अपनाया। उन्होंने गाँव में गए और गाँव में महिलाओं, बच्चों आदि आदि के चित्र उन्होंने बनाए, और वे चाहते थे कि उनके चित्र इतने सरल और इतने आसान हो कि उनकी आसानी से कॉपी की जा सके, उनकी आसानी से नकल बनाई जा सके और वे हर आम व्यक्ति तक वो चित्र पहुंच सके। आपको पता है दोस्तों, अगर कोई चित्र बहुत मुश्किल से बनाया जाएगा और आसानी से नहीं बनाया जाएगा तो उस चित्र को कॉपी नहीं की जा सकेगी, और जिस चित्र की कमी रहेगी वो बहुत ज़्यादा महंगा होगा, इसलिए आम लोगों के पास में वो नहीं पहुंच पाएगा। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 11 की ओर। अमृता शेरगिल के बारे में बताइए। दोस्तों अमृता शेरगिल एक महिला चित्रकार थी, जो जिनका जन्म 1913 में और 1941 तक वो जीवित रही। बहुत ही युवा अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों अमृता शेरगिल के बारे में कहा जाता है कि वो अर्ध हंगेरियन और अर्ध भारतीय थी। मतलब उनकी जो दंपति थी उनमें एक इंसान हंगरी का और एक इंसान भारतीय था, इसलिए उन्हें अर्ध हंगेरियन और अर्ध भारतीय के नाम से जाना जाता है। दोस्तों उन्होंने जो चित्र बनाए, वो सबसे पहली बात करते हैं कि चित्र उन्होंने बाद में बनाए। उन्होंने प्रशिक्षण जो लिया वो पेरिस से लिया। प्रशिक्षण तो कहाँ से लिया दोस्तों? पेरिस से। लेकिन फिर उन्होंने बाद में अपना जो कार्य क्षेत्र बनाया वो भारतीय विषयों का कार्य क्षेत्र बनाया, और भारतीय विषयों पर उन्होंने जो विभिन्न प्रकार के चित्र है वो बनाने शुरू किए। इस तरीके से अमृता शेरगिल ने आधुनिक भारतीय कला के साथ भारतीय कला की लघु और भित्ति चित्र परंपराओं को आत्मसात किया, और बाद में युवा अवस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई। आगे चलते हैं अब क्वेश्चन संख्या 12 पर। क्वेश्चन संख्या दोस्तों क्वेश्चन संख्या 12 है, मध्यकालीन संतों का जीवन नामक जो चित्र है उसके बारे में बताना है। यानी कि जो मध्यकालीन संत थे, इस नामक से मध्यकालीन संतों का जीवन इस नाम से एक चित्र बनाया गया था, उस चित्र के बारे में हमें बताना है। दोस्तों ये चित्र जो है एक भित्ति चित्र है। हिंदी भवन पर भित्ति चित्र आप जानते होंगे, दीवार पर उकेरा गया चित्र भित्ति चित्र कहते हैं हम उसे। तो हिंदी भवन के एक दीवार पर ये बनाया गया है, और इसे बनाने वाले जो विद्वान थे वो विनोद बिहारी मुखर्जी थे, जिन्होंने 1946 में इसे बनाया था। यानी कि जब देश आज़ाद होने वाला था उससे जस्ट पहले इन्होंने इसे बनाया था। यह जो चित्र बनाया गया है, यह चित्र फ्रेस्को बुनो पद्धति द्वारा बनाया गया है। कौन सी पद्धति द्वारा? फ्रेस्को बुनो पद्धति के द्वारा। और 3 दीवारों पर ऊपर से लगभग 23 मीटर को ढकते हुए, 23 मीटर क्षेत्र को ढकते हुए इसे बनाया गया है। यानी कि लगभग 23 मीटर चौड़ाई में इसे बनाया गया है और दीवार पर इसे उकेरा गया है। दोस्तों विनोद बिहारी जो थे वो बहुत ही शानदार चित्रकार थे। हालांकि उनकी आँखों की जो ज्योति थी वो बहुत कमज़ोर थी, यानी कि उन्हें दिखाई कम देता था, लेकिन फिर भी वो एक गजब तरीके की चित्रकला प्रदर्शित करते थे। मध्यकालीन जीवन, संतों का जो जीवन है वो आधुनिक शैली में चित्रित किया गया एक चित्र है, जिसमें बहुत ही कम रेखाएं जो है बहुत ही कम बनाई गई है, और जो आकृतियां है वो लयात्मक है, बिल्कुल ताने बाने के साथ और सुसज्जित तरीके से बनाई गई है। और जो संत है उनके कपड़े भी बड़े सुशोभित तरीके से बनाए गए हैं। आगे अपन बात करते हैं, आगे वाला संथाल फैमिली नामक चित्र के बारे में बताइए। दोस्तों सबसे पहले अपन इस चित्र की बात कर देते हैं। संताल फैमिली जो चित्र नहीं है, सॉरी इसमें थोड़ी सी मिस प्रिंट हुई है, ये एक मूर्ति शिल्प है। संताल फैमिली एक मूर्ति शिल्प है, यानी कि एक मूर्ति बनाई गई है। दोस्तों इसको बनाने के लिए क्या किया गया है, पहले लोहे के सरिये लगाए गए हैं और फिर उनके ऊपर सीमेंट और कंक्रीट से एक मूर्ति बनाई गई है। और इस मूर्ति में है क्या, एक व्यक्ति है जिसे आदिवासी रूप में दिखाया गया है। वो व्यक्ति संथाल, आदिवासी संथाल जनजाति है उसके रूप में दिखाया गया है,
उस व्यक्ति के, जैसे श्रवण कुमार आपने देखा होगा, जो अपने माता पिता को जो है अपन जो कावड़ निकालते हैं उस तरीके की एक डंडी होती है, उसमें दोनों तरफ जो है टोकरियां लगा दी जाती है और उसमें बिठाकर श्रवण कुमार अपने माता पिता को ले जाता है। ठीक उसी तरीके से ये संथाल युवक भी एक लकड़ी लगाकर, दोनों आगे पीछे टोकरी लगाकर, इन टोकरियों में अपने बच्चों को, अपनी सामान को, इनको लद कर लेके जा रहा है। पास में ही उसकी पत्नी चल रही है पैदल पैदल, साथ एक कुत्ता भी जो है वो दिखाया गया है। ये इस मूर्ति शिल्प की विशेषताएं हैं। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ इस मूर्ति शिल्प को बनाया किसने था। राम कीकर बेज ने। कब बनाया था? 1937 में। किसने बनाया था? राम कीकर बेज ने। और ये वर्तमान में है कहाँ पर, इसकी बात करते हैं तो जो राष्ट्रीय कला भवन शांति निकेतन है वहाँ पर इसे सर्वप्रथम रखा गया था, जिसमें विभिन्न प्रकार के संथाल फैमिली के बारे में दिखाया गया है। दोस्तों ये इसमें किसी भी प्रकार की लकड़ी, पत्थर या संगमरमर का प्रयोग नहीं किया गया, इसमें सीमेंट का प्रयोग किया गया है जो आधुनिकता को दर्शाता है। ओके दोस्तों, अब चलते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन की ओर। हुमायूं के काल में विकसित चित्र शैली के बारे में बताइए। दोस्तों आपको पता होगा बाबर के बाद में जो मुगल बादशाह बना वो कौन बना? हुमायूं बना। हुमायूं दोस्तों शुरुआत में चित्रकला के बारे में कुछ ज़्यादा उत्सुक नहीं था, कुछ ज़्यादा उसकी रुचि नहीं थी। लेकिन एक बार हुआ क्या कि हुमायूं के समय एक अफ़गान शासक भारत में आया और अफ़गान शासक का नाम था शेरशाह सूरी। उसने हुमायूं को हरा दिया। हुमायूं जब वहाँ से हार गया तो वहाँ दिल्ली से वो दौड़ता हुआ पारसिया जा पहुँचा। पारसिया में जाकर ईरान के जो सफ़वी राजा थे उनकी वहाँ शरण में चला गया। और सफ़वी राजाओं के जब शरण में गया तो उसने वहाँ पर देखा कि सफ़वी राजा अपने दरबार में कुछ चित्रकारों को रखते हैं और ये चित्रकार बहुत ही जोरदार, बहुत ही आकर्षक चित्र बनाते हैं। जो हुमायूं था इसे देखकर काफ़ी प्रभावित हुआ और जब वो भारत में वापस आया, शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद में सूरवंश में कोई योग्य शासक नहीं बचा था, इसलिए हुमायूं वापस आक्रमण करता है और फिर वापस दिल्ली का बादशाह बन जाता है। तो जब वो वापस आया था ईरान से, फारसिया से, सफ़वी राजाओं से, तो वो अपने साथ में दो प्रमुख चित्रकार लेके आया था। उन चित्रकारों के नाम थे मीर सैयद अली, अब्दुल समद सिराजी। याद रखना है कि हुमायूं के साथ पारसिया से कौन से दो चित्रकार आए थे। उन चित्रकारों के नाम है मीर सैयद अली, अब्दुल समद सिराजी। इन चित्रकारों को अपने दरबार में रखता है, उन्हें आमंत्रित करता है, उनके लिए विशेष स्टूडियो स्थापित करता है। दोस्तों ये हुमायूं फिर बाद में कला के प्रति इसकी रुचि बहुत गहरी हो जाती है और इसके साथ ही फिर यह है उस जो है अपने साम्राज्य में चित्र खाना का जो है उसकी भी स्थापना करता है, जिसे निगार खाना के नाम से जाना गया। याद रखना है चित्रों की कार्यशाला जो हुमायूं ने स्थापित की थी, जिसे निगार खाना कहा जाता है। दोस्तों इसने हमजानामा जो था उस ग्रंथ की शुरुआत भी इसने ही करवाई थी, हमजानामा। लेकिन ये पूरा नहीं करवा पाया, मृत्यु हो चुकी थी, बाद में अकबर ने इसे पूर्ण करवाया। तो इस तरीके से आप हुमायूं के समय में जो भी चित्रशैली विकसित हुई उसके बारे में बता देंगे। मुख्य रूप से 2-3 बिंदु आपको याद रखने हैं। निगार खाना, हमजा नामा की शुरुआत किसने करवाई, कौन से जो दरबार ईरान से कौन से चित्रकार इसके दरबार में आए, याद रखना है। दोनों चित्रकार अब्दुल समद सिराजी, मीर सैयद अली। आगे चलते हैं अपन बीजापुर चित्रशैली के बारे में बताइए। इनको शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि सभी प्रश्नों के उत्तर जो है मैं अब नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं सभी प्रश्नों के उत्तर पूरे विवरण से दूं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो लंबी हो जाए इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर मैं आगे वाला जो मॉडल पेपर होगा उसमें सभी क्वेश्चंस के आंसर पूरी डिटेल से दूंगा। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको सिर्फ मोस्ट क्वेश्चन चाहिए, उनको आंसर नहीं चाहिए, तो इसलिए उनका टाइम मैं ख़राब नहीं करूँगा। इसलिए मैं आज के मॉडल पेपर में आपको जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनके शॉर्ट रूप से आपको बताने की कोशिश करूँगा। और हाँ दोस्तों याद रखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम की लिंक आईडी जो लिंक है वो मिल जाएगी, आईडी की लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर वहाँ मुझे कमेंट जरूर करेंगे, वहाँ पे मैसेज करेंगे, वहाँ पे आपको जो इस पेपर की फ़ोटो है वो आपको वहाँ मिल जाएगी। और दूसरा फॉलो करना ज़रूर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन संख्या 15 पर। बीजापुर चित्रशैली के बारे में विस्तार से बताइए। दोस्तों
दक्षिण भारत की चित्रशैली बीजापुर चित्रशैली, जिसका पहला जो ग्रंथ था, जिसे बीजापुर चित्रशैली का विश्वकोश कहा जाता है, जो 1570 ईस्वी का चित्रित है, उसका नाम है नुजुम अल उलूम। दोस्तों क्या नाम है? नुजुम अल उलूम। इसमें लगभग 876 लघु चित्रकारियों के चित्र बनाए गए हैं। अलग अलग शस्त्र, अस्त्र, नक्षत्र, खगोलीय विधा आदि पर यहाँ पर चित्र बनाए गए। आपको याद ये रखना है कि इस शैली में जो प्रमुख प्रोत्साहन देने वाले जो शासक थे, उनमें आदिल शाह प्रथम था और इब्राहिम द्वितीय। आदिल शाह प्रथम और इब्राहिम द्वितीय। दोस्तों इब्राहिम द्वितीय ने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है नौरसनामा। क्या नाम है? नौरसनामा। तो इस तरीके से मैं आपको पूरा डिटेल से नहीं बता पाऊंगा, आप खुद पढ़िएगा बीजापुर चित्रशैली के बारे में। आगे वाला क्वेश्चन है पट चित्रकला के बारे में बताइए। दोस्तों पट चित्रकला एक कपड़े पर मुख्य रूप से बनाई जाने वाली चित्रकला है। मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ के लोग इस प्रकार की जो है कपड़े पर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं, तीर्थकरों का चित्र जो है उनके जीवन के रूप में बनाते हैं और फिर गांव गांव, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ जाकर वो उन्हें गा गा कर सुनाते हैं। तो पिट ये है आपकी पट चित्रकला। आगे वाले क्वेश्चन है जो और भी लंबे हैं, जिनके आंसर आपको 250 शब्दों में देने हैं। राजस्थानी चित्रशैली का परिचय देते हुए 2 उपशैलियों का वर्णन करना है। राजस्थानी चित्रशैली के बारे में आपको डिटेल से बताना है कि राजस्थान चित्रशैली की शुरुआत कब से हुई, किसने की। आनंद कुमार स्वामी के बारे में शुरुआती उसके चित्र जो है किस पे बने, हमने देखा गीत गोविंद पे, रसमंजरी पे। इसके अलावा कवि प्रिया, रसिक प्रिया, इन पे चित्र बने। रामायण, महाभारत, भारत, इन पे चित्र बने। फिर आपको कोई भी 2 उपशैलियाँ हैं उनके बारे में बताना है। जैसे कि आगे वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है बीकानेर और किशनगढ़ चित्रशैली के बारे में विस्तार से बताइए। तो इसी तरीके से 2 चित्रशैली उपशैलियों के बारे में बता देना है कि बीकानेर की चित्रशैली जो है वो अनूप सिंह के समय ज़्यादा उसे प्रोत्साहन मिला था। ऐसे किशनगढ़ चित्रशैली के बारे में जो है जो इसके प्रमुख चित्रकार निहाल चंद जो थे, उन्होंने बड़ी ठनी चित्र बनाया था। ऐसे कुछ किशनगढ़ चित्रशैली के बारे में आपको डिटेल से बताना है कि कौन से शासक के समय इसे प्रोत्साहन मिला था, कौन से चित्रकार प्रमुख रूप से यहाँ पर रहते थे, कौन कौन से चित्र यहाँ पर बनाए गए और उन चित्रों की विशेषताएं क्या है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 250 आंसर में करना है और आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है। आपको एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि राजस्थानी जो चित्रकला है, जो आपका सेकंड चैप्टर है, उससे 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और जो आधुनिक भारतीय कला है उससे 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यानी कि अथवा में आपको दिया गया है उसी चैप्टर से, ठीक है। यानी कि आपके 2-2 नंबर के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन होंगे, जो आपके एक राजस्थानी चित्रकला से और एक आधुनिक भारतीय कला से। समझ गए होंगे। 18वां क्वेश्चन है आधुनिक भारतीय कला का विश्लेषण कीजिए। यानी कि आधुनिक भारतीय कला के बारे में आपको विस्तार से बताना है। और फिर आगे वाला इसी में तो हमें आधुनिक का भारतीय कला के कला समूह के बारे में, जितने भी जो ग्रुप बने, जैसे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप हुए, जितने भी ग्रुप बने, ये कला समूह जो है, शांति निकेतन है, इन सब के बारे में आपको विस्तार से बताना है। ओके दोस्तों, तो कैसा लगा आपको आज का पेपर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे उनका आंसर देने की कोशिश करें और इंस्टाग्राम लिंक पे जाए और वहाँ से आप अपना पेपर प्राप्त कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।